Assalamu alaikum. I'm teacher from Ilm Online Academy, and today we are going to start our first lecture that is based on the past paper, and the questions are your multiple choice question, and the session is 2010 and they are of the season of, yes, you can see on my screen the season is October and November. Okay, let's start the lecture. You can see first question on your screen. See, in the first question, they are saying that a student is trying to find the density of the water and of the large concrete block. Okay, what is a concrete block? Just like आपके पास वो सीमेंट का ब्लॉक होता है, उसको हम concrete block भी कहते हैं. ठीक है. Which operators is needed to find the density of both the water and the concrete block? You are given with 4 choices and you have to choose the right one, जिसके थ्रू आप कंक्रीट ब्लॉक और वाटर ब्लॉक की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज बैलेंस, क्लॉक, मेजरिंग सिलेंडर. यस, मेजरिंग सिलेंडर एंड बैलेंस के थ्रू तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्लॉक इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ द डेंसिटी. ओके, सो ए ऑप्शन विल नॉट बी correct option. Now you can see the B option. It also contain that the clock, so you can't use the clock as to find the density. Okay. You can see the third option. Third option is the balance, measuring cylinder and the ruler. Yes, you can use the balance. ठीक है, आप बैलेंस को यूज करके उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप किसी चीज का वजन, किसी की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकें. सेकेंड वन इज योर मेजरिंग सिलेंडर. यस, मेजरिंग सिलेंडर भी से आप किसी भी बॉडी की डायमेंशंस को मेजर करके उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड रूलर को भी आप यूज करके डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ move to the question number B. There are some oral question and there are some written question. We will solve the written question, and the questions which are not solvable, we will just learn them verbally. Okay. Now see the question number 2. You are given with the 4 beakers. They are saying that the liquid X has the density of 1010. There are 2 liquids that are marked with X. Liquid A में आपके पास the beaker D are the beaker C is marked with the X liquid, and it means the X liquid has the density of 1010 kilogram per cubic meter, and the liquid Y has a density of 950 kilogram per cubic meter. Okay, 950 ग्राम के आपके पास B और C की आपको डेंसिटी गिवन है. The liquid are poured into the tubes as shown. आपके पास जो लिक्विड है उसको पोर किया गया है, डाला गया है ट्यूब में. Which tube has the greatest pressure on its base? ठीक है, कौन सा लिक्विड है जिसका बेस के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा है. ठीक है, बेस आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बेस किसी चीज की क्या होती है. बेस आपके पास किसी भी ब्लॉक की या फिर किसी भी आपके पास मटेरियल की बेस क्या होती है, जिसके साथ वो आपके पास किसी सरफेस के साथ अटैच होता है. लेट्स से कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और मैंने इस ट्रायंगल को किसी टेबल पे प्लेस किया हुआ है, तो जिस टेबल से ये आपके पास ट्रायंगल ऐसे कनेक्टेड है, इसको हम कहेंगे दैट विल बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल. ओके, नाउ यू कैन सी द स्क्वायर. अगर ये स्क्वायर मैंने किसी टेबल पे रखा है तो दैट साइड ऑफ द स्क्वायर विल एक्ट एज द बेस. ओके, सो दिस इज द beaker, so this side will act as your base. Okay, now you can see which tube has the greatest pressure on it. जिस लिक्विड की डेंसिटी आपके पास सबसे ज्यादा होगी वो उसकी बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा. ओके, सबसे पहले आप देखें कि लिक्विड ए और सी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है. 1010 इज ग्रेटर देन 950, सो लिक्विड ए एंड सी विल हैव ग्रेटर डेंसिटी. बट यू कैन सी लिक्विड ए जो आपके पास है, जो ए बीकर में आपका लिक्विड है, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है. यू कैन मार्क, आप इसकी देख सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस योर ऑप्शन विल बी ए. द प्रेशर बीनीथ अ लिक्विड मीन्स कि आपके पास जो लिक्विड का आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा. क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास लिक्विड की क्वांटिटी भी ज्यादा है और डेंसिटी तो ऑलमोस्ट ज्यादा है. ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी. In question number C, they are saying that what is a simple mercury barometer designed to measure. ठीक है, आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए प्रेशर को. ठीक है, जैसे थर्मामीटर है, टेम्परेचर को मेजर करता है. इसी तरह आपके पास हमने पढ़ा है मैनोमीटर. ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड की है दैट इज योर बैरोमीटर. ओके, इन बैरोमीटर दे आर सेइंग दैट आपके पास, आपको पता है बैरोमीटर किस लिए यूज होता है. बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो जिसको हम mmHg में मेजर करते हैं, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके,
Now we are on to the question number 4. There are also two beakers that are shown. Okay. Now just read out the question. They are saying that the diagram shows an experiment to determine the volume of the stone. You are given the diameter and you can determine the volume of the stone. Okay, further they are saying that what is the volume of the stone? You have to find out the volume of the stone. Okay, 3 centimeter cube, 4 centimeter cube, 7 centimeter cube or 11 centimeter cube. Okay, now you see the initial जब आपने इसको rock को इस beaker में नहीं डाला तो then initial reading was 4 and after that when you have poured the stone into it the reading has gone up to the value that is your 7. Okay, now from this you have to measure the weight of the stone कि आपने जब stone को इसमें प्रोर किया है तो स्टोन ने आपके पास कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, तो ये जो मार्किंग आपको शो की हुई है ये मार्किंग आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है. आपके पास जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो आपके पास मीटर क्यूब में है, बट द स्मॉलर यूनिट फॉर द volume is centimeter cube. Now just see that the difference between the, you can mark it as from here that just like this. Okay, so you can see the difference from these two. So when you will see the difference you can mark the volume from these tubes. Okay, so to find out the difference we have seen that the liquid was at the mark of 4 centimeter cube and when you have placed the stone in the water so that volume has gone up to the 7 centimeter cube. So the difference between the 7 centimeter cube and the 4 centimeter cube is your 3 centimeter cube. Okay, so what will be the result? So according to your options the result will be A, that is 3 centimeter cube. Okay, now let's see that is the correct option, that is for your option number A. Now you can see the question number 5. They are saying that the reading of a spring balance with the holder and 8 identical disc is 3 Newton. Okay, you have given the disc, they are supported up by the spring balance. Okay, and you can also see the marking of the spring balance. 6 discs are removed and the reading become 1.2 न्यूटन. ठीक है, जब आपने 8 डिस्क इसके ऊपर लगाई हुई थी तो उसकी रीडिंग कितनी थी? आपके पास रीडिंग थी 3 न्यूटन. इसका मतलब आपको जो वेट शो हो रहा था वो वेट आपका कितना था? वो वेट आपका था 3 न्यूटन. बट व्हेन जब आपने उसके ऊपर से 6 जो अपनी होल्डिंग्स थी उनको आपने रिमूव कर दिया तो जो आपका बाकी का था डिफरेंस वो आपका कितना था? दैट डिफरेंस वाज ओनली 1.2 न्यूटन. इट्स मीन जो दो डिस्क हैं वो आपके पास 1.2 न्यूटन का कंट्रीब्यूट कर रही हैं. ओके, तो फर्दर आपने बताना है कि जो अदर 6 डिस्क थी जिनको आपने रिमूव किया है उनका आपके पास कितना था और आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ वन डिस्क, कि आपके पास एक डिस्क का वेट कितना है. Okay, so you can measure the value from this. You have seen that the 8 identical means same. जब आपके पास तीनों सेम थी तो आपके पास कितनी है? that are your 3 न्यूटन. और जब आपके पास 6 आपने रिमूव कर दी तो जो आपके पास 2 का था that is your 12 न्यूटन. Okay, you have seen that for the 2 identical weight the reading was 1.2 Newton. Okay, and the total reading was 3. You can subtract 1.2 from your 3. Okay, now when you will subtract 1.2 from the 3, so your answer will be equals to the 1.8 Newton. Okay, now divide the 1.8 Newton for the 6 and when you will divide 1.8 for the 6 blocks you will got it as 0.3 Newton. Okay, so for the one block it is equals to 0.3 Newton. So according to this your option is option number B. Okay, now further see the question number 6. The question number 6 is about a graph and you can see the motion of an object or you can further see the information that is given to you. Now they are saying that the extension load graph for a spring is shown. You are given with the graph that is shown you the extension, कि आपके पास कोई एक स्प्रिंग है उसमें कितनी एक्सटेंशन कॉज हुई है, कितना वो आपके पास जो है वो एक्सटेंशन का मतलब होता है उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया, चेंज आया. द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, जब आपने उसके ऊपर लोड नहीं किया था
आपने कुछ भी उसके ऊपर वेट जो है वो नहीं लटकाया था, तो उस टाइम उसकी लेंथ कितनी थी? द लेंथ वाज 15 सेंटीमीटर। नाउ दे आर सेइंग दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ अननोन वेट इज हंग ऑन द स्प्रिंग, जब आपके पास एक वेट है जो कि आपको अननोन है, अननोन मीन्स आपको नहीं पता कि वो वेट कितना है, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 16.4 सेंटीमीटर। तो आपने जब उसके ऊपर लटकाया उसको, तो आपके पास लेंथ कितनी होगी? लेंथ आपके पास होगी 16.4 न्यूटन। इट्स मीन आपके पास जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी बॉडी की लेंथ में या किसी की बॉडी की चीज में कोई चेंज आना या उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होना, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है उसमें इंक्रीज आना, ओके। सो आपने बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, कि जितने वेट की वजह से उसके अंदर इतनी एक्सटेंशन कॉज हुई है, ओके। लेट्स सी कि 16.4 आपके पास एक्सटेंशन उसमें कॉज हुई है। अगर आप 16.4 में से माइनस करते हैं 15, तो आपके पास 1.4 जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट हुई है आपकी लेंथ में, ओके। एंड अगर आप 1.4 की इंक्रीमेंट इन लेंथ के अकॉर्डिंग आप इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी मार्किंग करते हैं, तो आपको बॉडी का वेट जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा। Okay, let's mark our situation from here. You can see that for 1.4, when you will subtract 16.4 minus 15, so the increment in the length is 1.4. So mark it according to the graph, that is 1, 2, that is 1.1, 1.2, 1.3, and that is according to 1.4. So according to 1.4, the increment in the length will become as, see this point, and according to this point the length will be this, and this is almost equal to 3.5 न्यूटन, ओके। सो दैट इज द एक्सिस ऑफ द न्यूटन, कि आपकी ने कितना वेट उसके ऊपर हैंग किया है, तो इट विल बी इक्वल टू 3.5, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3.5, okay। Now you can see the next one, that is your 7. 4 athletes run twice around a track। आपके पास 4 एथलीट्स हैं जो कि आपके पास कोई रनिंग कर रहे हैं, और वो रनिंग आपके पास एक ट्रैक पे 2 दफा करते हैं, ट्वाइस ऑन अ ट्रैक, ठीक है। द टेबल शो देयर टाइम एट द एंड ऑफ ईच लैप, ठीक है। ईच लैप मतलब अपना एक फुल सर्कल या अपना एक फुल जर्नी कंप्लीट करने के बाद उनका जो टाइम है वो आपको शो किया हुआ है, ठीक है। विच एथलीट रन द सेकेंड लैप द फास्टेस्ट, वो कौन सा आपका एथलीट है जिसने जो सेकेंड रन है वो आपके पास बहुत ज्यादा फास्ट कवर किया है, ओके। यू आर गिवन विद द टेबल एंड यू आर गिवन आल्सो विद द 4 ऑप्शन ए बी एंड सी। आपको जो टाइम लैप जो एंड पे है और आपको जो टाइम एट द एंड ऑफ द सेकेंड लैप आपको गिवन है, अगर आप इन सबका डिफरेंस फाइंड आउट करें, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, इट्स मीन उस एथलीट ने आपके पास सबसे ज्यादा जो है वो रन किया है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसने जल्दी अपना टाइम जो है वो कंप्लीट किया है, ओके। यू कैन सी इट फ्रॉम देयर हियर, okay। Let's find out the difference between these athletes, okay। For first athlete you can see that 47, okay, 47.04 minus 22.99, you can see that 24, okay। For the first athlete it is equals to 24 seconds. Now for the second athlete there is 47.00 minus 23.04, so that is 23, okay, 23.9 seconds. Further, for the third they are saying that 47.18 and minus the 23.16 from this, so it is equals to 24.02. Now for the D they are saying that 47.24 and minus 23.39 from this, so it is equals to 23.85. so the least time is for द पार्ट डी, ठीक है। आपके पास जो एथलीट डी है इसने सबसे ज्यादा आपके पास कम रनिंग जो है वो कंप्लीट की अपनी सेकंड के लिए, ठीक है। अगर आप दोनों जर्नीज के दरमियान जो टाइम है उसका चेंज फाइंड आउट करें, तो आपको यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द 8th वन, okay।
Now you can see the eighth one. They are saying that a car travels along the route PQRST in 30 minutes. There is a car and that is moving along this track, and you are given this track. Okay. So the car starts from the P and goes to the Q, and it covers 10 kilometer, and then QR 5 kilometer, and RS 10 kilometer, and again S to T, that is 5. What is the average speed of the car? Average means आपने total speed जो है वो cover करनी है, ठीक है? You can see from the definition of the average speed. आपको पता है average speed का मतलब क्या होता है कि total change in जो आपके पास distance होता है कि आपकी बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें. ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड विद द टोटल टाइम. Okay, first of all, you can see the time is given to you in minutes, but you can see in the option you are given with the time that is in hours. Okay, so you can convert the time from here. Okay, first of all, convert the time from here. Okay, for 30 minutes, to convert the 30 minutes into the hours, you can divide it with the 60. Okay, first of all, divide it with the 60, you will get it in the hours. 30 is divided with the 60, the answer is equals to the 0.5 hours. Got it? Now, further see the next. आपको एवरेज डिस्टेंस चाहिए. एवरेज डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, आपके पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो 10 फॉर द फर्स्ट P to Q, Q to R 5, then R to S 10, and then S to T 5. So just add up all these distances and you will get your answer as 30. Okay, the total distance it has traveled is equals to the 30 meter. Total distance traveled is 30 meter. And you know the formula for the speed. As you know, the speed is equals to the distance divided with the time. So average distance is, you can say at that average distance is 30 and divide it with the 0.5. Okay, and the 0.5 is in hours. So okay, 30 is divided with the 0.5. So your answer is 60 kilometer per hour. So your correct option will be equals to D option. Okay. Okay, next, now move to the question number 9. Yes, question number 9 is also of a graph question. You can see the graph. They are saying that the diagram shows the speed time graph for an object moving at a constant speed. Constant speed means maybe its speed is uniform or it is covering the सेम स्पीड, ठीक है. आपके पास 2 मीटर स्पीड है और आपके पास होल जर्नी में जैसे जैसे आपके पास टाइम चेंज हो रहा है लेकिन आपके पास स्पीड नहीं चेंज हो रही. यू कैन कोरेस्पॉन्ड द टाइम एंड द स्पीड एज यू नो दैट. देखिए, अगर आप 1 के अकॉर्डिंग अपने टाइम देखते हैं तो 1 पे आपके पास स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. जब आप 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके पास स्पीड कितनी है, दैट इज आल्सो 2 मीटर पर सेकेंड. सो what is the distance traveled by the object in the first 3 seconds? You have to see that कि आपके पास फर्स्ट 3 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ओके, and you are given with the speed, you are also given with the time. So apply the formula for the speed as S is equals to the distance divided with the time t. You have to calculate the distance. So arrange this equation as d is equals to t is dividing here, so it will be multiplied with the speed on the left hand side. So it will equals to S multiplied with the t, that is your time. Okay, the distance is equals to the speed. So speed आपको given है 3 seconds में आपके पास speed कितनी है. You can see that in the 3 seconds the speed is 2 meter per second. 2 meter per second multiplied with the time, and the time corresponding to the 2 meter per second is 3 seconds. Okay, so you can mark the distance as 3 2s are 6. So the total distance the car has traveled in the 3 seconds is equals to 6 meter. So your option D is correct according to this one. Okay, you can mark it. Okay, now let's move to the question number 10. In question number 10, they are saying that which list contains the name of a force. ठीक है, आपके पास वो कौन सी लिस्ट है जिसमें आपके पास फोर्सेस जो है उनको बताया हुआ है. ऑप्शन ए इज एक्सेलरेशन, चार्ज, टेम्परेचर. ऑप्शन बी इज डेंसिटी, रेजिस्टेंस, स्पीड. ऑप्शन डी इज डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, mass, and option D is power, weight, and energy. Okay, see from the first option, acceleration.
एक्सेलरेशन आपके पास फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स का एक जो है आपके पास एक रिजल्ट है। अब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी मूव करती है। चार्जेस, यस चार्जेस आपके पास एक किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, बट टेम्परेचर इज नॉट अ फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी, यस यू कैन से द डेंस, कोई बॉडी आपके पास कितनी डेंस है, रेजिस्टेंस आपके पास, बट स्पीड इज नॉट अ फोर्स। ओके, yes distance is not a force, frequency and mass no, option C is not correct, but option D is correct, energy, yes you can say energy। अगर आप किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जैसे हमने आपके पास चैप्टर नंबर वर्क में पढ़ा था कि एनर्जी हमें ये बताती है कि कितना वर्क डन आपके पास हुआ है, ठीक है। एनर्जी आपके पास क्या है, एनर्जी यू कैन कंसिडर इट एज अ फोर्स, क्योंकि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितना वर्क डन करने में लगा रहे हैं। Power, yes power is also related to the energy, you can mark it as your energy। Weight, yes weight is also equals to force, you know that when the body will be in free fall then acceleration will be equals to the gravity, so you can write it as F is equals to m a, so A is equals to G, you can write as F is equals to m into G, and you also know that W is equals to mg, and both are also same in unit। Force has also the unit of Newton, and weight also has the unit of Newton, so option D is correct from this। Okay, now let's move to the question number 11। In question number 11 they are saying that a force acts on a moving rubber ball, ठीक है, आपके पास एक रबर बॉल है और उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, और बॉल जो है वो मूविंग बॉल है, स्टॉपिंग बॉल नहीं, आपके पास एक मूविंग बॉल है, उसके ऊपर आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है। विच ऑफ दीज चेंज कुड नॉट हैपन टू द बॉल बिकॉज ऑफ द फोर्स, वो कौन सा चेंज है जो कि फोर्स की वजह से बॉल में प्रोड्यूस नहीं हो सकता एक मूविंग बॉल के अंदर। अ चेंज इन स्पीड, क्या उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती है? नो no. क्यों नहीं हो सकती? आपके पास क्यों, आपको पता है कि आपके पास जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की स्पीड के अंदर चेंज कॉज कर सकती है। शेप हो सकता है, अगर कोई आपके पास फोर्स हो जो उसके ऊपर ऑपोजिट में कोई ऐसी फोर्स अप्लाई करे जिसकी वजह से आपकी बॉल प्रेस हो जाए, तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। अ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अ चेंज इन मैस, आपके पास मैस चेंज नहीं हो सकता, चाहे आपके पास बॉल की शेप चेंज हो जाए, आप बॉल की डायरेक्शन को चेंज करवा देते हैं, आप उसको लेट से आपके पास कोई रैकेट है और आप उस रैकेट से उसको जो है वो अपनी पुशिंग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, या कोई भी एयर रेजिस्टेंस की भी फोर्स उस पर एक्ट करेगी, तो मैस उसका चेंज नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 12 दे आर सेइंग दैट अ कार इज ड्राइवन ऑन अ लॉन्ग जर्नी अलोंग अ फ्लैट, ठीक है, आपके पास एक कार है जो कि ड्राइव कर ली है एक लॉन्ग जर्नी पे अलोंग अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब उसके अंदर कोई आपके पास अप एंड डाउन नहीं है, आपके पास एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है। द कार स्टॉप सेवरल टाइम्स ऑन द जर्नी एंड इट्स इंजन बिकम हॉट, आपके पास जर्नी के दौरान आपकी जो कार है वो बार बार हीटअप हो जाती है और उसका जो इंजन है वो स्टॉप हो जाता है। विच टाइप ऑफ एनर्जी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द जर्नी, कौन सी एनर्जी है जो कि आपकी होल जर्नी में चेंज नहीं हो रही? फर्स्ट वन, द केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल टैंक, ठीक है, जो आपकी केमिकल एनर्जी आपकी फ्यूल टैंक में क्या वो चेंज नहीं हो रही? वो तो ऑब्वियसली है हो रही है, क्योंकि जब आपके पास आपकी कार रन करेगी तो आपकी जो इंजन है उसमें कंबस्शन होगी, गैसेस जो है वो आपके पास बर्न करेंगी, तभी आप कार जो है वो फर्दर मूव करवा सकेंगे। द ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द कार, आपके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, बट जो आपकी जैसे कार मूव कर रही है, ठीक है, तो कार की हाइट पे कोई चेंज नहीं आ रही है, क्यों? बिकॉज कार इज मूविंग ऑन अ लेवल रोड, ठीक है, और लेवल रोड में मूव करते हुए कार जो है उसकी स्पीड में सॉरी कार की जो आपके पास हाइट है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। लेट्स से दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रोड, तो जैसे जैसे आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी की हाइट की वजह से चेंज होती है, अगर हाइट में चेंज कॉज नहीं हो रही इट्स मीन आपके पास आपकी एनर्जी में चेंज कॉज नहीं हो रही। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव द टू द ऑप्शन नंबर 13, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहना है विच ऑफ दीज इज डिजाइन टू चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपने एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कन्वर्जन का, ठीक है। अब ये जो आपके पास टॉपिक है दैट इज बेसिकली ऑफ योर एनर्जी कन्वर्जन, कि आपके पास एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सा मटेरियल है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने, ठीक है, कैपेसिटर, फर्स्ट वन। ऑप्शन बी इज अ जनरेटर। ऑप्शन सी अ मोटर। यस, अ मोटर। आपको पता है अब मोटर क्या करती है, मोटर में आप स्विच ऑन करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से आपकी मोटर जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है, उसका जो व्हील होता है या आपके पास जो भी वो मूव करना। और आपको पता है मूवमेंट की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर द ऑप्शन नंबर 13, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नंबर 14. You can see in number 14 they are saying that an electrical heater is placed inside a metal box which has one side open. Okay, they have placed a metal box. ठीक है, इन्होंने एक आपके पास एक मेटल बॉक्स के अंदर एक हीटर रखा है जिसकी एक साइड ओपन है। द डायग्राम शो पॉसिबल पोजिशन फॉर द बॉक्स। आपको 4 पॉसिबल पोजिशन है जिनके अकॉर्डिंग आप अपने इसको रख सकते हैं, तो वो आपको शो की गई है। द हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर सेवरल टाइम्स। आपके पास बहुत टाइम के लिए आपका हीटर जो है वो स्विच ऑन होता है। फर्दर, इन विच पोजिशन डज द बॉक्स बिकम द हॉटेस्ट। वो कौन सी पोजिशन होगी जिसमें आपका जो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा आपके पास हीटअप होगा दैट विल बी इन ऑप्शन नंबर बी। वाई? ऑप्शन नंबर बी में आपका जो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा हीटअप क्यों होगा, उसकी रीजन देखें। जब आपके पास इस पॉइंट पे आपका हीटर हीटअप होगा तो यहाँ से एनर्जी एक्सेल होकर आपके पास एग्जिट हो सकेगी। इस पॉइंट से भी एनर्जी, इस पॉइंट से आपके पास हीट एनर्जी आपके इन्वायरमेंट में जो है वो कंज्यूम हो सकेगी। इस पॉइंट से भी आपकी हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पर से मूव कर सकेगी। बट इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, जैसे हीटर बर्न करेगा तो हीट एनर्जी जो है वो आपके पास इसके ऊपर एक्यूमुलेट होना, मींस आपके पास जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सारी हीट एनर्जी जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई गैस हॉट हो जाती है, जो गर्म हो जाती है, तो गर्म होने की वजह से गैस लाइट हो जाती है, ठीक है। उसका जो डेंसिटी होती है वो लो हो जाती है, और लो डेंसिटी की गैस जो है वो हमेशा डाउनवर्ड नहीं जाती है, वो अपवर्ड जाती है। तो हर केस में आपकी गैस अपवर्ड जाएगी यहाँ से, तो बाकी ए सी एंड डी में से तो उसको पाथ मिल जाएगा कि वो आपके पास अपनी जो है जगह से वहां से निकल सके। बट बी ऑप्शन में जब वो अपवर्ड राइज अप होगी तो राइज अप होके वो एक्यूमुलेट भी सारी उसी के अंदर होगी, ठीक है। सो फॉर दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड यू आई हैव sorry for the connection. Now see the number 15. In the question number 15 they are saying that some gas in sealed plastic bag is cooled. Okay, आपके पास एक गैस है, उसमें आपके पास सील्ड मतलब वो हर जगह से बंद है, ठीक है। उसको कूल डाउन किया जाता है। कूल डाउन मीन उसका टेम्परेचर आप लो करें। हाउ डू द गैस मॉलिक्यूल बिहेव व्हेन दिस हैपन। तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे। आपको पता है जब भी हम किसी भी गैस का टेम्परेचर लो करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, और पार्टिकल जो है वो एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आना और अपने पास रेगुलर अरेंजमेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गैसेस को कंडेंस किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड को फर्दर कंडेंस किया जाए, उनका टेम्परेचर फर्दर लो किया जाए तो वो आपके पास किसमें, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हम देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। दे मूव मोर क्विकली एंड बिकम क्लोजर टुगेदर। वो आपके पास बहुत ज्यादा क्विकली मूव करेंगे और एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। नो, वो क्विकली मूव नहीं करेंगे। अगर एनर्जी इंक्रीज होती तब वो क्विकली मूव करते। दे मूव मोर क्विकली। नो, मोर क्विकली आपके पास दोनों ऑप्शन गलत है। सी, दे मूव मोर स्लोली। वो बहुत ज्यादा स्लोली मूव करेंगे एंड बिकम क्लोजर टुगेदर। वो बहुत पास पास आ जाएंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बट वी कैन आल्सो सी द ऑप्शन नंबर डी, दे मूव मोर स्लोली। यस, स्लोली तो आपके पास मूव करेंगे एंड बिकम फर्दर अपार्ट। नो, वो दूर दूर मूव नहीं करेंगे, वो क्लोज क्लोज आपके पास आ जाएंगे। क्यों? अब वो आपके पास उनकी जो एनर्जी है वो डाउन हो रही है, वो आपके पास अलाइन होना अपनी जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके,
I think question number 15, up to question number 15, it's enough. And inshallah, further I will let you know in the next class. Okay. Allah Hafiz.